हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीशियोमेट्री के बारे में। स्टीशियोमेट्री से क्या मुराद है, ये टर्म इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो स्टीशियोमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास स्टीशियोमेट्री होता क्या है। असल में जो स्टीशियोमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है। द वर्ड स्टीशियोमेट्री इज़ ए ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, और ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। एक हमारे पास है स्टिशियन, इसे आप स्टाइकोमीटर भी आमतौर पर पढ़ते हैं, और दूसरा हमारे पास है मैट्रॉन। जो स्टाइकियान है या स्टिशियन आप इसे पढ़ते हैं, जो भी पढ़ें, उसमें हमारे पास उसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब आमतौर पर होता है मेजरमेंट। यानी कि इसमें हम एलिमेंट की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब एलिमेंट की मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? जो मेजरमेंट होता है उसे आप एनालिसिस के मानों में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास एक हो सकता है क्वालिटेटिव एंड द सेकंड वन कैन बी क्वांटिटेटिव। यहाँ पर हम कौन सा उसका एनालिसिस करते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टीशियोमेट्री के टॉपिक में जाने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अगर हमसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे स्टीशियोमेट्री की तरफ। केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, उसकी अगर बेसिक और सिंपल डेफिनेशन की जाए तो उसमें हमारे पास अगर केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एटम्स के दरमियान जो पुराने बॉन्ड हैं वो किसी तरीके से टूट जाएं और हमारे पास नए बॉन्ड बन जाएं। यानी कि पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसमें हमारे पास अगर हम देखें ए और ए, ये इनके दरमियान में बॉन्ड है, और बी के दरमियान बॉन्ड है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। जो साइन ऑफ एरो से पहले है ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और ए के दरमियान में बॉन्ड टूटेगा, बी के दरमियान बॉन्ड टूटेगा। अब ए और बी के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। इसे आप केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर H और H के दरमियान बॉन्ड है, Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड है। ये H और H के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, Cl के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, H और Cl के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। दैट इज ए केमिकल रिएक्शन जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, हमारे पास H और H के दरमियान बॉन्ड है, O और O के दरमियान डबल बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में दो बॉन्ड बनाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन की इनके बाहर वाले शेल में कमी होती है, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक H ऑक्सीजन के साथ और दूसरा H उसी ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर दो बॉन्ड बना रहा है दोनों हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास आ जाता है एक लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन सारी चीज़ों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। असल में पढ़ेंगे हम स्टीशियोमेट्री। ये थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि स्टीशियोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, या उसके बैकग्राउंड के पीछे क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास मौजूद हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कानून बकाए मादा हम पढ़ते हैं कि मादा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना फना किया जा सकता है, बल्कि उनकी शक्लें तब्दील की जा सकती है। मैटर को या मास को neither it can be created nor destroyed but can be changed from one form one direction to another direction or another form। मास उसका सेम रहता है, जितना आप देंगे उतना लेंगे, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन अगर हम इस केमिकल रिएक्शन में देखिए, हमने जितनी भी एग्जांपल पढ़ी हैं, इसमें हमारे पास दो ए हैं और दो बी हैं, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास, हमने यहाँ पर देखा है, एक ए और एक बी है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन या मिकदार या मास बराबर नहीं है। यहाँ पर दो हमारे पास ए है, यहाँ पर एक है। इसी तरीके से यहाँ पर दो H है, यहाँ पर एक H है। दो Cl है, यहाँ पर एक Cl है। यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दो नहीं है। तो हम इन्हें नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा ओबे होता है किसी भी रिएक्शन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको हमें बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे यहाँ पर दो ए हैं और यहाँ पर दो बी हैं, तो अगर हम इसे दो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। जितने रिएक्टेंट हमारे पास होंगे उतने हमारे पास क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर क्या लिख दें, दो लिख दें, और अगर आप यहाँ पर 2H2 लिख दें और यहाँ पर O2 लिख दें, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो, 2H2O या 2OHOH हमारे पास बन जाएगा। ये इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा।
तो कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसी चीज़ को हम रिलेट करेंगे स्टीशियोमेट्री के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टीशियोमेट्री का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ क्या ताल्लुक है। अब स्टीशियोमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले हमने कुछ टर्म पढ़ रखी हैं। हमारे पास एटॉमिक मास है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, एवोगैड्रो नंबर है, मोलर वॉल्यूम है। तो इनके पढ़ने के साथ साथ एक केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करना हमारे लिए निस्बतन एक बेहतर हो गया। केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी है कि जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। अब एक केमिकल इक्वेशन को हम देखते हैं, उस इक्वेशन को देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के होने के दौरान हमारे पास असल में कंडीशंस क्या थी, या उस रिएक्शन का रेट क्या था। रिएक्शन के रेट का मतलब उस रिएक्शन की स्पीड क्या थी, क्या रिएक्टेंट्स जल्दी रिएक्ट कर रहे थे, रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा था। और दूसरा हमें वो ये नहीं बताता कि कितने साइड रिएक्शन हो रहे हैं। कोई साइड रिएक्शन का मतलब है ऐसे रिएक्शन जिसे हम नहीं चाह रहे होते, या हम बनाना कोई और चीज़ चाह रहे होते हैं और रिएक्शन होके बन कोई और चीज़ रही होती है। तो ये लिमिटेशंस है असल में केमिकल इक्वेशंस की, कि केमिकल इक्वेशन को देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस रिएक्शन के होने के दौरान असल में कंडीशंस क्या रखी गई हैं, उस रिएक्शन का रेट क्या हो सकता है, स्पीड क्या हो सकता है। और बाज़ औक़ात वो केमिकल इक्वेशन ऐसी चीज़ों के बारे में भी हमें बताती है जो असल में हो नहीं रहा होता, यानी कि बाज़ औक़ात साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं जबकि केमिकल इक्वेशन हमें नहीं बताती, बाज़ औक़ात साइड रिएक्शन नहीं हो रहे होते जबकि केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं जो ज़ाहिरी तौर पर एक इक्वेशन को देखकर हमारे जहन में आती है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के मसाइल प्रॉब्लम्स पैदा ना हों तो उनके लिए हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सपोज़ कर लेते हैं। कुछ बेसिक अजम्पशन होती हैं कि अगर हमने देखना है एक इक्वेशन को तो हमारे जहन में होना चाहिए कि रिएक्शन में जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। ये दो चीज़ें हमने देखनी है। ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए। तो यहाँ पर हम देखें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है कि जितना रिएक्टेंट्स होंगे उतना हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। और दूसरा हमारे पास है नो साइड रिएक्शन, कोई दूसरा ऐसा रिएक्शन ना हो जो हम नहीं करना चाह रहे। नो साइड रिएक्शन अगर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए जो अनवांटेड हो। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि असल में अब स्टीशियोमेट्री होता क्या है। ये जितनी भी हमने पढ़ी है थोड़ा उसका बैकग्राउंड था कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, या एक आम इक्वेशन में और स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस में क्या फ़र्क होता है, आम केमिकल कैलकुलेशंस में और स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन में क्या फ़र्क आता है। तो हम डेफिनेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्टीशियोमेट्री है ये हमें बताती है क्वांटिटेटिव स्टडी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमने स्टीशियोमेट्री के बारे में पढ़ना है तो पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना ज़रूरी है। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हमें क्वांटिटेटिव स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस में। अब क्वांटिटेटिव स्टडी का क्या मतलब है कि एक रिएक्शन में एक हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने हैं, उनकी मिकदार कितना है, उनकी क्वांटिटी कितना है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी हमारे पास क्वांटिटी कितना होती है। और एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर देखनी होती है कि दो लॉ हमारे यहाँ पर लाजमी पूरे होने चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पूरा होना चाहिए और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी पूरे होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही है कि जितना आप देंगे उतना लेंगे, जितना रिएक्टेंट होंगे उतने हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कानून मुस्तकिल तनासुब, चीज़ें एक ख़ास रेशो में, ख़ास तनासुब में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है। इस चीज़ को भी हम आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर आ जाता है कि रिलेशनशिप्स भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टीशियोमेट्री में, कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास गिवन हो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एनी प्रोडक्ट। These are called mass relationship, mass mole relationship, mass volume relationship, mole relationship और mole volume relationship। इन रिलेशंस का मतलब ये है कि अगर एक किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट का मास गिवन हो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट, एंड वाइस वर्सा इफ the mass of reactant is given in gram we can calculate the mole of that product। हम प्रोडक्ट का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर
रिएक्शन में से किसी चीज का मास गिवन हो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल गिवन हो हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल गिवन हो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के रिलेशनशिप हैं जो स्टीशियोमेट्री को पढ़ते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल एग्जांपल्स हैं स्टीशियोमेट्री की, ये देखें 2H2 + O2 sin फेरो 2H2O। पहली बात यह है स्टीशियोमेट्री के बारे में पढ़ने के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। ये बैलेंस इक्वेशन है जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और 2 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका 1 मॉलिक्यूल है, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहे हैं। मास के हवाले से अगर हम देखें 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 36 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास जनरेट हो रहा है। ये चीज़ हमें क्या बताती है कि अगर हमने पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो लाजमी तौर पर हमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए। अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर 1 की बजाय 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कर दें और यहाँ पर 2 की बजाय 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कर दें, हम कभी भी पानी के 2 मॉलिक्यूल हासिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम 4 ग्राम की बजाय 8 ग्राम हाइड्रोजन कर दें और 32 की बजाय ये हम 28 ग्राम, 26 ग्राम या कोई और मिकदार ले लें ऑक्सीजन की, हम 36 ग्राम वाटर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि एक ख़ास रेशो है बिटवीन द रिएक्टेंट्स कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इसी तरीके से ये कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। 12 ग्राम कार्बन जब इस्तेमाल करेंगे 32 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये यहाँ पर अगर हम देखें 4 ग्राम और 32 ग्राम, 36 ग्राम रिएक्टेंट है और 36 ग्राम प्रोडक्ट ही बन रहे हैं। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फॉलो हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखें या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में देखें। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2H2 + O2 sin फेरो 2H2O, 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का, 2 मोल वाटर हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। अगर हम डबल कर दें, हाइड्रोजन को 2 की बजाय 4 कर दें, ऑक्सीजन को 1 की बजाय 2 कर दें, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार भी बढ़ जाएगी। 2 की बजाय कितने मोल हमारे पास बनेंगे, 4 मोल हमारे पास बनेंगे। दीज आर द स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उसी हवाले से हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। अगर हमने इसे डबल करना है तो अगर हम रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो लाजमी तौर पर दूसरे की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा, वगरना हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अब स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम एक एग्जांपल के जरिए साबित करने की कोशिश करते हैं। और जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन हो हम प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर रिएक्टेंट का मोल गिवन हो हम प्रोडक्ट के मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट गिवन है 2KOH + H2SO4 K2SO4 + 2H2। ये एक जनरल इक्वेशन है। आपको कोई सी भी इक्वेशन दी जाएगी, ये एक जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर हमारे पास 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो तो हमारे पास K2SO4 के कितने ग्राम हासिल हो सकते हैं। अगर हमारे पास 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो तो K2SO4 पोटाशियम सल्फेट के कितने ग्राम हमारे पास हासिल हो सकते हैं। अब ये एक चीज़ का मास गिवन है, दूसरे का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप। हम इसी चीज़ को मास मास के हवाले से भी पढ़ सकते हैं, मास मोल के हवाले से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे 14 ग्राम, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। हमारी यहाँ पर बात हो रही है KOH की। गिवन मास इसका है 14 ग्राम, मोलर मास इसका है 56, एक पोटाशियम का 39, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, ये बनेगा 56। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH। अब KOH के हवाले से हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं K2SO4 के इक्वेशन के साथ बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस इक्वेशन KOH और K2SO4 के नंबर ऑफ मोल है। इक्वेशन हमें बताते हैं इसके 2 नंबर ऑफ मोल हैं, तो ये कितना जनरेट हो रहा है, 1 है। अब अगर इसका KOH का 1 है तो ये 1/2 आएगा और यहाँ पर KOH के कितने हैं 0.25, तो यहाँ पर 0.25 1/2 इंटू 0.25 जवाब आएगा 0.125। तो अगर हमारे पास
KOH के नंबर ऑफ मोल थे 0.25, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। यह है मोल मोल रिलेशनशिप। अगर रिएक्टेंट का मोल गिवन था, हमने प्रोडक्ट का मोल कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास मास रिलेशनशिप। यहाँ पर मास गिवन है तो हम K2SO4 का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी चीज का मास कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल और M का मतलब है मोलर मास। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट अभी कर लिए 0.125 और यहाँ पर मोलर मास है, इसका निकालेंगे। पोटाशियम के 2 एटम है, 39 इंटू 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, जमा करेंगे 174 बनेगा और 0.125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 21.759 ग्राम। ये हमारे पास है ग्राम। ये मास है किस चीज़ का? K2SO4 का। यानी कि रिएक्टेंट का मास गिवन था, प्रोडक्ट का हमने मास कैलकुलेट कर लिया। दीज आर द स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप कि अगर रिएक्टेंट का मास गिवन हो, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के मोल गिवन हो, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक स्टिशियोमेट्री।